अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम बीए इंग्लिश की एक शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है टेक पिटी। तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा और फिर हम कहानी की पूरी समरी देखेंगे, इसका प्लॉट देखेंगे और एट द एंड हम कहानी को क्रिटिकल वे में एनालाइज करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बर्नार्ड बलाम 26 अप्रैल 1914 में पैदा हुए और उनकी डेथ 18 मार्च 1986 में हुई। उन्होंने जूस अमेरिकन लिटरेचर के लिए बहुत काम किया और उनके काम में हम अक्सर कॉमिक और ट्रेजिक एलिमेंट को देखते हैं। कॉमिक का मतलब ये होता है कि जिसमें हंसी मजाक का पहलू पाया जाता है और ट्रेजिक का मतलब है कि जिसमें हमें हीरो के डाउनफॉल के बारे में बताया जाता है, एक ट्रेजिक स्टोरी के बारे में बताया जाता है। तो अक्सर हमें इनके काम के अंदर ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट का एक मिक्सचर मिलता है। हिज लिटरेरी contribution contain a few novels, but he was more reputed for his eye-opening short stories, which mainly focus upon the miseries, distress, worries of the Jewish families and social prejudice towards the Jews. उन्होंने जो नॉवल लिखे उसके अंदर हमें ज्यादातर स्टोरीज के अंदर नजर आता है कि जूस की जो मिजरेबल कंडीशन थी उसके बारे में, उनकी परेशान कुन हालत के बारे में, और इसके अलावा जहाँ पे भी वो गए उनके साथ मुतसबाना रवैया रखा गया, फिरका वाराना रवैया रखा गया। तो इनके बारे में उन्होंने ज्यादातर स्टोरीज लिखी हैं और उनका जो सबसे फेमस वर्क है वो है द स्टोरीज ऑफ बर्नार्ड बलाम, जो कि उन्होंने 1938 में लिखी थी। तो अब हम कहानी के मेन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो कहानी में जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो ईवा का कैरेक्टर है। ये तकरीबन 23 साल की एक लेडी है जो कि अपने हस्बैंड जिसका नाम एलेक्स कैलिश है और 2 बेटियों जिनका नाम फीगा और सोरल है, इनके साथ वो पोलैंड से अमेरिका आती है। यहाँ पे उसका हस्बैंड एक कारोबार स्टार्ट करता है लेकिन वो इतना चल नहीं पाता और उसके कुछ अरसे के बाद उसके हस्बैंड की मौत भी हो जाती है और इसके बाद वो एक खुददार औरत के रूप में सामने आती है और वो मेहनत मजदूरी करके अपनी को पेट पालना चाहती है और वो किसी तरह की मदद को लेने से इनकार कर देती है जो कि उसे हैरात के नाम पे दी जाती है। और अगर हम कहानी के दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करें तो वो है एक्सेल कैलिश का, जो कि थोड़े से मुख्तसर वक्त के लिए कहानी में दिखाया जाता है लेकिन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और ये ईवा का हस्बैंड है जो कि पोलैंड से अमेरिका की तरफ शिफ्ट हुआ है क्योंकि इसके खानदान को हिटलर ने मार दिया था। और जब ये अमेरिका शिफ्ट होता है तो यहाँ पे अपना कारोबार स्टार्ट करता है और इसके बाद एक बीमारी की वजह से वो फोत हो जाता है और इसके बाद हमें ईवा को दिखाया जाता है जो कि सख्त मेहनत करके इस कारोबार को चलाने की कोशिश करती है। जो थर्ड कैरेक्टर है वो फीगा और सोरल का है, जो कि ईवा की 2 बेटियां हैं और वो हमेशा इकट्ठी रहती हैं और अपनी माँ यानी ईवा की हर बात को वो मानती हैं और उसी की तरह बहुत ज्यादा खुददार दिखाई गई हैं और किसी की भी हेल्प लेने से वो इनकार कर देती हैं। और चौथा जो कैरेक्टर है वो हमें रोजन का दिखाया गया है। ये भी कहानी का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। दरमियानी उम्र का ये शख्स है और अक्सर बीमार भी रहता है और उसकी जो बॉडी के अंदर कुछ डिजीज है जिसकी वजह से उसकी एक ही किडनी काम करती है और अभी तक ये कवारा है। एक हमदर्द इंसान दिखाया गया है, एक अच्छा बिहेवियर रखने वाला इंसान दिखाया गया है जो कि बहुत से तरीकों से ईवा की मदद भी करने की कोशिश करता है लेकिन ईवा इसकी किसी भी हेल्प को कबूल करने से इनकार कर देती है। और फिफ्थ कैरेक्टर हमें डेवफ का बताया गया है जो कि दरमियानी उम्र का आदमी है और ये मर्दमशुमारी करता है और कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया है कि वो रोजन के पास बैठा होता है और उससे उसकी खुदकुशी करने की वजह पूछ रहा होता है और ये काफी संजीदा तबीयत का आदमी दिखाया गया है। तो अब हम कहानी के मेन कैरेक्टर्स को जानने के बाद कहानी की समरी को, इसके प्लॉट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन देखें तो राइटर बर्नार्ड बलाम एक मशहूर नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इनकी ज्यादातर स्टोरीज के अंदर हम लोगों की मिजरेबल कंडीशन, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में देखते हैं और ज्यादातर स्टोरीज के अंदर हम देखते हैं कि 1930 में अमेरिका के जो माशी हालात थे, माशी बहरान का शिकार था। तो ऐसी सूरत हाल में लोगों की क्या कंडीशन थी, ऐसी सूरत में जब वहाँ की तजारत, वहाँ के कारोबार पे लोगों पे क्या असर हो रहा था, ये सारी कंडीशन उनके नॉवल के अंदर वाज़िया तौर पे देखने में मिलती है। और इस स्टोरी के अंदर भी हम एक ऐसी ही फैमिली की माशी हालत को देखेंगे कि किस तरह से वो फाइनेंशियली तौर पे बहुत वीक थी और खुद को स्टैंड करने के लिए, सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए उन्हें किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ये सारा हम इस स्टोरी के अंदर देखेंगे। और अब हम देखते हैं कि एक्सेल कैलिश जो कि ईवा का हस्बैंड है वो अमेरिका क्यों आता है, किस वजह से आता है और उसकी डेथ कैसे होती है। तो इस स्टोरी में हम देखते हैं कि एक्सेल कैलिश अपनी पूरी फैमिली के
साथ पोलैंड से अमेरिका में शिफ्ट होता है क्योंकि हिटलर ने इसकी सारी फैमिली को, इसके सारे रिश्तेदारों को मरवा दिया है। तो इस वजह से एक्सेल अपनी पूरी फैमिली के साथ अमेरिका आ गया है। तो अमेरिका आके वो खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए एक बिजनेस स्टार्ट करता है। वो एक शहर के अंदर अपना एक छोटा सा स्टोर ओपन करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो स्टोर इतना फलता फूलता नहीं है, उससे ज्यादा कोई मुनाफा नहीं हो रहा था और वो दिन ब दिन लॉस की तरफ जा रहा था। एक्सेल डिमांडेड क्रेडिट फ्रॉम अ कंपनी। रोजन द सेल्समैन ऑफ दैट कंपनी केम फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। अब एक्सेल अपनी कंपनी से अपने स्टोर को बढ़ाने के लिए कर्ज मांगता है और रोजन जो कि इसी कंपनी के अंदर काम कर रहा होता है, इस कंपनी का सेलमैन है, वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक्सेल के पास आता है, इसके स्टोर की जांच पड़ताल करता है। तो यहाँ के हालात को देखते हुए वो एक्सेल को एडवाइस करता है कि या तो वो ये जॉब छोड़ दे, यानी ये काम या तो वो स्टॉप कर दे, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो एटलीस्ट उसे किसी बेटर प्लेस पे चले जाना चाहिए जहाँ पे वो इस स्टोर को अच्छे तरीके से चला सके, अपने कारोबार को बढ़ा सके। तो बेसिकली देखा जाए तो स्टोरी के अंदर रोजन को बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक पर्सन दिखाया गया है, जो कि अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे रोजन को बहुत अच्छा मशवरा भी देता है। लेकिन बदकिस्मती से रोजन इस जगह को छोड़ने से पहले ही एक बीमारी की वजह से मर जाता है। Rosen's meeting with Eva. After the death of Axel Kalish, Rosen meet Eva, the wife of Axel Kalish. और अब तक जैसा कि हमने स्टोरी के अंदर पढ़ा कि एक्सेल कैलिश अपनी पूरी फैमिली के साथ पोलैंड से अमेरिका आ चुका है और यहाँ पे आके उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसके लिए इसने अपनी कंपनी से लोन लिया है और यहाँ पे वो अपना कारोबार सेट करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका जो कारोबार है वो इतना ज्यादा फलता फूलता नहीं है और वो लॉस में ही जा रहा था और इसी बीच में उसकी मौत हो जाती है। और जिस कंपनी से एक्सेल ने लोन लिया था, वहाँ का एक सेलमैन है जिसका नाम रोजन है, वो अब ईवा से मिलता है। और चूंकि रोजन एक हमदर्द और एक अच्छा इंसान है, तो जब वो रोजन से मिलता है तो वो उसे एडवाइस करता है कि वो इस जगह को छोड़ के चली जाए, क्योंकि उसके हस्बैंड ने कंपनी से काफी ज्यादा लोन लिया हुआ था और उसका ख्याल था कि चूंकि ईवा ये लोन चुका नहीं सकेगी, तो इस वजह से मुनासिब यही है कि वो इस जगह को छोड़ के चली जाए। और दूसरी वजह ये भी थी कि जिस जगह पे ईवा ने अपना स्टोर बना रखा था, अपना कारोबार चला रही थी, वो कारोबार करने के लिए suitable place नहीं थी। She did not accept his advice. Eva refused to run away and decided to buy new store with insurance money and fix up the store. और अब ईवा इन सारी नसीहत पे अमल करने के तैयार नहीं थी। वो ना तो इस जगह को छोड़ना चाहती थी, बल्कि वो चाह रही थी कि इंश्योरेंस के पैसों से वो अपने कारोबार को दोबारा से सेट करे। रोजन एफर्ट्स टू हेल्प द ईवा एंड ईवा's रिजेक्शन। और अब हम स्टोरी के अंदर देखते हैं कि रोजन हर तरह से ईवा की हेल्प करना चाहता है, उसकी बेटियों की हेल्प करना चाहता है, लेकिन जो ईवा है वो उसकी किसी भी तरह की हेल्प लेने से इनकार करती जाती है। रोजन वॉज एक्सट्रीमली सिंसियर इन हिज एफर्ट, ही यूज्ड ऑल मीन्स ऑफ हेल्प ईवा। इट वॉज ईवा हु रिजेक्टेड हिज हेल्प, काइंडनेस एंड पावरफुल इमोशंस ऑफ लव। ईवा अपनी तरफ से बहुत ज्यादा सिंसियर होता है, वो ईवा की हर तरह से हेल्प करना चाहता है, लेकिन ईवा उसकी मदद करने से, उसकी हमदर्दी से और उसके जो प्यार के इमोशंस होते हैं उन सब की रिजेक्शन करती जाती है। यहाँ तक कि रोजन उसे ये भी ऑफर करता है कि वो उसके साथ शादी कर ले, लेकिन ईवा इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और वो हर तरह से कोशिश करता है कि वो ईवा के साथ, उसकी बेटियों के साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करे, उनके साथ एक दोस्ताना रवैया रखे। और यहाँ तक कि वो ईवा को ये भी सजेस्ट करता है कि वो चाहे तो किसी सिंसियर पर्सन के साथ शादी कर ले, जो कि उसकी और उसकी बेटियों का ख्याल रख सके, उन्हें वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ और खुशियां प्रोवाइड कर सके। लेकिन ईवा हर बार ये बात कहते हुए रिजेक्ट कर देती है। विद मैरिज आई एम फिनिश, नोबडी वांट्स अ पुअर विडो विद 2 चिल्ड्रन। अब एक दिन रोजन ईवा की बेटियों के लिए कुछ खाना लेके जाता है, लेकिन वो ये कहते हुए इनकार कर देती हैं, वी कांट टेक, मॉम सेज टुडे इज अ फास्ट डे, कि वो खाना नहीं ले सकती क्योंकि उनकी मॉम ने कहा है कि आज उनका रोजा है और इस वजह से वो इस खाने को नहीं खा सकती और ना ही उसे ले सकती हैं। और ये सुन के रोजन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो घर जाता है, अपने लॉयर को बुलाता है और वो अपनी एक वसीयत तैयार करता है, जिसके मुताबिक उसके पास जो भी है वो ईवा और उसकी बेटियों के नाम कर देता है और इसके बाद वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उसे बचा लिया जाता है। At that moment, when Rosen was telling his story to Deviev, a sincere taker, there was noise outside the window. अब ये सारी स्टोरी जब वो डेवियव को बता रहा होता है, जो कि मर्दमशुमारी करने वाला एक बंदा है, उसके साथ ये स्टोरी शेयर कर रहा होता है, तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। रोजन went to the window. अब रोजन खिड़की की तरफ जाता है। He saw Eva stood there with lifted arms and beseeching eyes. तो वो वहाँ पे ईवा को देखता है, जो कि अपने बाजू फैलाए खड़ी थी और सवालिया
नजरों के साथ खड़ी थी। मे बी शी वॉज गोइंग टू सरेंडर बट इट वॉज टू लेट टू मेंट। वो सवालिया नजरों के साथ खुद को सरेंडर कर देती है कि उससे गलती हुई है कि वो रोजन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकी, उसके प्यार को समझ नहीं सकी। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। रोजन कर्स्ड एंड अब्यूज्ड हर। अब रोजन उसे लानत मलामत करता है, उसे गालियां देता है और वो रोते हुए कहता है गो अवे फ्रॉम हियर, गो टू योर चिल्ड्रन, दिस वाज द लास्ट सीन ऑफ द स्टोरी। और वो लानत मलामत करते हुए ईवा को कहता है कि यहाँ से चली जाओ अपने बच्चों के पास, और जिसके साथ ही स्टोरी का एंड हो जाता है। तो अब हम कहानी को क्रिटिकल वे में एनालाइज करते हैं। कहानी को क्रिटिकल वे में एनालाइज करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे हमें कहानी का एक तो बैकग्राउंड पता लग जाता है, दूसरा हमें इस टाइटल की सिग्निफिकेंस पता लगती है कि राइटर ने इसका नाम क्यों रखा है, और इसके अलावा हमें जो है स्टोरी के थीम्स के बारे में पता लगता है कि मोरल लेसन क्या हमें दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और कोई भी क्वेश्चन अगर हमें इस स्टोरी से रिलेटेड आता है तो हम उसे ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम उसका आंसर भी लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए भी बहुत सा मटेरियल इसमें मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप ये सारा यानी कहानी की जो करैक्टर हैं इसकी समरी और क्रिटिकल वे में उसे एनालाइज कर लेते हैं तो आपके पास इतना मटेरियल आ जाता है कि कहानी में जो भी क्वेश्चन आए आप उसे आसानी से अंडरस्टैंड करके उसका आंसर लिख पाएंगे, बजाय इसके कि एक क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसी का रट्टा मारे और जो भी क्वेश्चन आया आप उसमें बिना सोचे समझे उसी क्वेश्चन को लिख दें। तो मुझे तो ये तरीका पसंद नहीं है। बाकी ये है कि आपके ऊपर है, आपको जैसा बेहतर लगता है। तो चलिए अब हम कहानी को क्रिटिकल वे में एनालाइज करते हैं। बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। तो अगर हम कहानी के बैकग्राउंड को देखें तो बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी इज दैट द स्टोरी हैज अ स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। स्टोरी का जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसमें 1938 के हालात के बारे में बताया गया है जब हिटलर की फोर्सेस पोलैंड पे हमला करती हैं और वेस्टर्न पार्ट को फतह कर लेती हैं, जबकि दूसरी तरफ रशियन फोर्सेस वो ईस्टर्न पोलैंड पे हमला करती हैं और वहां पे काबिज आ जाती हैं। और जब हिटलर वहां पे काबिज आ जाता है तो वहां के लोगों पे बहुत ज्यादा जुल्म करता है और इसी जुल्म से तंग आते हुए बहुत से लोग पोलैंड से अमेरिका की तरफ भाग गए थे। और जिस तरह से हम इस स्टोरी के अंदर हमने देखा कि एलेक्स कैलिश की जो फैमिली थी वो पोलैंड से अमेरिका की तरफ आ गई थी, और क्योंकि जो हिटलर है उसने फैमिली के बहुत से मेंबर्स को मरवा दिया था। तो एक तो हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर हिटलर और इसकी फोर्सेस का जुल्माना रवैये का हमें पता लगता है कि वो लोगों पे बहुत ज्यादा जुल्म करते थे। दूसरा ये कि इट इज आल्सो कनेक्टेड विद द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन which started in 1930s. In these years, there was larger scale unemployment, hunger, exploitation and cruelties. और दूसरा ये कि हमें 1930 का इकोनॉमिक रिसेशन दिखाया गया है, जिसमें इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है कि ऐसे मुल्क के हालात जहाँ पे उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है, लोगों को जॉब्स नहीं मिलती, लोगों पे जुल्म किया जाता है, मुल्क के हालात उनसे नासाजगार होते हैं। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस स्टोरी का। तो अब अगर हम कहानी के सिग्निफिकेंस की बात करें कि कहानी का नाम टेक पिटी क्यों रखा गया है, तो ये नाम स्टोरी के साथ बहुत अच्छे तरीके से इसे जस्टिफाई करता है। तो सबसे पहले अगर हम ईवा की कंडीशन की बात करें, ईवा जो कि एक्सेल कैलिश की बेवा थी और उसकी 2 बेटियां हैं, तो देखा जाए तो ईवा जो सी है बहुत ज्यादा मिजरेबल कंडीशन में है। उसकी जो माशी हालात हैं वो भी अच्छे नहीं है, ना तो वो अपनी बेटियों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकती है, इवन खाने पीने के भी इनको लाले पड़े रहते हैं। तो ऐसी सूरत में जो कहानी का हीरो रोजन है वो उस पे तरस खाता है, उसकी हर तरह से मदद करना चाहता है, उसकी बेटियों की हेल्प करना चाहता है ताकि वो इस मिजरेबल कंडीशन से उन लोगों को बाहर निकाल सके। लेकिन ईवा उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है, उसकी किसी भी बात पे, उसके इमोशन पे यकीन नहीं करती। तो इस सारी कंडीशन को देखते हुए हमें जो है रोजन पे भी बहुत ज्यादा तरस आता है, जो कि बहुत ज्यादा डिसहार्ड और दुखी हो चुका है। और सम टाइम रीडर खुद भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि हमदर्दी की हकदार ईवा है या रोजन, क्योंकि दोनों की ही कंडीशन बहुत ज्यादा मिजरेबल बताई गई है। ईवा जो कि खुद माशी हालात की तंगदस्ती की वजह से हमदर्दी की हकदार है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो रोजन जो कि एक अच्छा इंसान है वो ईवा के बैड बिहेवियर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है और हमदर्दी का हकदार है। तो अब अगर हम स्टोरी की थीम की बात करें तो हम वाज़िया तौर पे देख सकते हैं कि राइटर ने इस स्टोरी के अंदर जंग में होने वाले नुकसानात के बारे में बताया है। ये होने में तो हो सकता है कि जंग 1 साल चले, 2 साल चले, लेकिन जो इसके असरात होते हैं वो हमेशा के लिए उस मुल्क पे छाए रहते हैं। और जिस तरह से हम स्टोरी में देख सकते हैं कि बहुत से लोग जो पोलैंड से अमेरिका की तरफ आ गए थे और यहाँ पे उनके साथ बहुत बुरा तरीके से बिहेव किया जाता था। और जंग के बाद चूंकि इनके हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे, कोई ऐसी एजेंसी कायम नहीं की गई थी जो कि
इन महाजिर को जो कि दूसरे कंट्री से भाग के अमेरिका की तरफ आए थे उनकी आबादकारी के लिए काम कर सके, उनके कारोबार वगैरह के लिए काम कर सके। तो फिर होता क्या था कि ये लोग दूसरे कंट्रीज में आके जानवरों की तरह काम करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलते थे, उनके जो हालात थे वो बेहतर नहीं हो पाते थे। और जिस तरह से हमने स्टोरी के अंदर भी देखा है कि एक्सेल कैलिश पोलैंड से अमेरिका की तरफ भाग आया अपनी फैमिली के साथ, और यहाँ पे आके उसने हर मुमकिन कोशिश की कि वो अपनी फैमिली को स्टेबल कर सके, यहाँ तक कि उसने लोन लिया और अपना कारोबार स्टार्ट किया। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसका कारोबार जो है वो माशी तंगदस्ती का ही शिकार रहा, और इन्हीं हालात से तंग आते हुए वो डिसहार्ट हुआ और यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो गई। तो ये हालात ना सिर्फ एक्सेल कैलिश की फैमिली के साथ थे बल्कि इस तमाम लोगों के साथ थे जो कि इस जंग की तबाहकारियों का शिकार हुए थे। Justified the end of the story. Apparently, the story shows undoubted, resolute, and heroic struggle of a woman who, after the death of her husband, refused every offer by name of charity and faced all difficulties alone. तो बज़ाहिर देखा जाए तो हमें इस स्टोरी के अंदर एक औरत की बिला खौफो खतर एक मुसलसल स्ट्रगल के बारे में दिखाया गया है, जो कि बेवा है और हर तरह की ऐसी हेल्प लेने से इनकार कर देती है जो कि खैरात के नाम पे उसे दी जाती है। But it has a deep and pitiable lesson for those who keep away and dishearten their well-wishers. लेकिन अगर हम डीप देखें तो इसमें हमें एक बहुत गहरा मैसेज दिया गया है उन लोगों के बारे में जो कि हमारे लिए खैर ख्वाही रखते हैं, उनके साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। तो ये हमें देखना चाहिए कि कौन से लोग हमारे लिए वेल विशर हैं, तो हमें उनके साथ एक अच्छा रवैया रखना चाहिए, ना कि उनकी हमदर्दी का जवाब, उनके अच्छे रवैये का जवाब जो उनसे हमें गलत वे में देना चाहिए। Both the characters, Eva and Rosen, fell unfortunate victim to fate. Eva's stubborn nature brought ruin to all. She must have thought of her daughters and sincere love of Rosen. Each gesture of Rosen was clearly an indication of love, but Eva rejected him, giving his offer the name of charity. तो और कहानी के अंदर हम वाज़िया तौर पे देख सकते हैं कि जो ईवा की नेचर है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, तो इसी ज़िद की वजह से ना सिर्फ वो खुद मुश्किलात का सामना कर रही है बल्कि उसकी बेटियां भी कर रही हैं। हो सकता था कि वो रोजन से शादी कर लेती तो वो अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकती थी, और जो रोजन इतना तो अच्छा आदमी था ही कि वो ना सिर्फ ईवा को बल्कि उसकी बेटियों को भी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकता था और प्यार भी दे सकता था जिसकी वो हकदार थी। लेकिन ईवा जो से हमेशा उसकी काइंड नेचर को रिजेक्ट कर देती है और हमेशा ये सोचती थी कि मे बी रोजन उसके ऊपर तरस खा रहा है, उसे खैरात दे रहा है। आफ्टर बेयरिंग सो मच इंसल्ट एट द हैंड्स ऑफ डेड, क्रूरल एंड सेल्फिश वुमेन, रोजन वाज जस्टिफाइड इन रिजेक्टिंग हर एट द एंड। और एक ऐसी औरत जिसके लिए वो बहुत ज्यादा हमदर्दी और प्यार रखता था, उसके हाथों इतनी ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद, उसके जुल्माना रवैये को बर्दाश्त करने के बाद एट द एंड रोजन भी उसे रिजेक्ट कर देता है। तो ये स्टोरी के एंड के साथ काफी हद तक जस्टिफाइड करती है स्टोरी। तो वेल ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।